गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सखा बंधुओं हैं। तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हैं बताएंगे सभी? चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास बेटाओ। चलो चलो बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बता देंगे थोड़ा सा सभी। बोलो गुरुजी, आप तो रोज यही आके बात करते हो और कुछ काम की बात तो है नहीं, कुछ मौज मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं। बेटा मजाक का टाइम भी आएगा। अगर अपन अब नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया मजाक बनाएगी, अपन को दुनिया का मजाक नहीं बनना है ना। इससे अच्छा अपन अपना खुद का मजाक खुद ही बना लेंगे। चलो चलो बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई। देखो आज थोड़ा सा रिवीजन करा देते। तुम बोलोगे सर रोज की रोज रिवीजन तो कराते नहीं हो, 2 दिन 1 दिन तो आपने बोल दिया कि अब रिवीजन बाद में करवाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर रह रहा है अपना, आज कंप्लीट हो जाएगा ना। चलो देखो भाई, पूरी चीजें मैंने कराने का प्रयास किया है, अब देखते हैं अपन। ठीक है, देखो भाई अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा बेटा, उसमें देखो मतलब अपना चैप्टर का नाम क्या था? दूसरा था, इसका नाम था अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी भाई? अम्ल जो होते हैं, देखो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, देखो अम्ल बताया था, अम्ल के बारे में मैंने बताया था कि अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं। अम्ल जो है लैटिन भाषा के एसिडस या एसिड सबसे बना है बेटा, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ये H+ आयन वाली थ्योरी, जो OH- आयन वाली जो थ्योरी है, मतलब वो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक क्या होता है भाई? प्राकृतिक सूचक होता है या जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक सूचक होता है, इसको थैलोफाइटा समूह के किससे? थैलोफाइटा समूह के लीचिनिया लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। सूचक क्या होते हैं? जो हमें अम्ल क्षार के बारे में बताते हैं, सूचक कहलाते हैं। 3 प्रकार के सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो बेटा अपने क्या करते हैं? प्रकृति से प्राप्त कर लिए जाते हैं। दूसरे क्या होते हैं? कृत्रिम में संश्लेषी सूचक, तो हमें उससे क्या कर देते हैं? प्रयोगशाला में तैयार कर लिए जाते हैं। तीसरा अपन ने गंधीय सूचक, जो गंध से, जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम बदल जाती है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा भाई, इसके बाद में अपन ने ये पढ़ा, ये थोड़े से मतलब सूचक थे, ये अपन ने देख लिए थे। इसके बाद में अपन ने ये वाली चीज पढ़ी थी, इसको आप देखेंगे एक बार। ठीक है, देखो इसके बाद में मैंने ये बताया था कि अम्लों के 4 प्रकार थे: प्रबल, दुर्बल, सांद्र, तनु। प्रबल में क्या होता है? H+ आयन की मात्रा अधिक होती है, दुर्बल में कम होती है। सांद्र में सांद्र में क्या होती है? अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा क्या होती है? कम। इसमें क्या होती है? जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है। भौतिक गुणधर्म मैंने बताया था। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को क्या, लाल को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देते हैं भाई? लाल कर देते हैं। सही, देखो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है भाई कई बार, है ना। हाँ देखो, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, अनिल। ठीक है, ये जली विलीन में H+ आयन देते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्लीय जो क्या होते हैं? विलीन होते हैं, वो विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, अम्ल प्रकृति में कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। फिर उसके बाद में क्षारक शब्द की उत्पत्ति मैंने बताया था, अरबी भाषा के एल्कलिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख या कड़वा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेटा क्या कहलाते हैं बेटा? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक कहलाते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जलीय विलीन में OH- आयन देते हैं। ये क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, उनको क्षार कहते हैं। और क्षारक लाल लिटमस को कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं बेटा। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षारक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल में क्या होगा? OH- अधिक मात्रा में, दुर्बल में क्या होंगे? OH- कम मात्रा में देंगे। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जलीय विलीन में OH- आयन देते हैं, पीएच स्केल पर 7 से अधिक होता है मान इसका। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी तुम्हें, छाला नहीं। क्षार क्या होते हैं? प्रकृति में संक्षारक होते हैं और ये भी विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, क्षारकों का स्पर्श कहता है साबुन की तरह मुलायम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से लवण व जल बन रहा था। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से अम्ल और मतलब लवण और जल बन रहा था। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? यहाँ पे क्षारीय हो जाएगी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी? क्षारीय। और अम्लीय ऑक्साइड मतलब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि इसमें ए लग रहा है इसलिए अम्लीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, अम्ल और धातु आपस में क्रिया क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। धातु का अम्ल और धातु कार्बन की क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद में अपन ने क्या देखा था? देखो जहां पे कार्बोनेट लगेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बेटा। जहां पे कार्बोनेट लगेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे। और आगे हमने ये देखा था क्षारकों की विक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके कहते हैं लवण और जल बनाते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे देखो, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। जब ये अम्लीय हो जाएगी तो क्षारक और अम्ल क्या मिलकर बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे।
धातु वाली दोनों में समान है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी बेटा। जबकि कार्बोनेट वाली में क्षारक के साथ कार्बोनेट वाली अभिक्रियाएं नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ये इनके मैंने ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी कि भाई क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जिसके कारण मतलब संगत लवण व जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में ये अपन ने देख ली, ठीक है, ये वाली चीज तो मैंने बताई दी। इसके बाद में ये देखो, ये धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय तथा अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, ये हो गया था भाई यहाँ पे। अब देखो आपस में ये सारी अभिक्रियाएं मैंने तुम्हें करा दी थी, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए, अब हाइड्रोजन जो गैस बन रही थी धातु के साथ क्रिया करने पर, उसका अपन ने पोप टेस्ट किया था। अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक मतलब एक परख नली ली थी, परख नली में मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था और जिंक लिया था बेटा। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इस जिंक में मतलब ये जिंक और तनु ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये आपस में क्रिया करके एक इन्होंने गैस बनाई, जिसको हमने साबुन के घोल में से गुजारा। जब ये साबुन के घोल में से गुजारा तो इसमें से बुलबुले बन के निकले। इन बुलबुलों के पास में हमने क्या, जलती मोमबत्ती लेके गए। जब जलती मोमबत्ती इनके पास लेके गए तो इनमें से फटफट की ध्वनि उत्पन्न हुई। हमने इसको जैसे फटफट की ध्वनि उत्पन्न हुई, हमको पता लगा कि हमको पता चल चुका था कि क्या है, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है बेटा। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया था अपने पास, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जांच के लिए भी अपन ने किया था भाई। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए अभिक्रिया मैंने तुम्हें करा दी थी। इसके बाद में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच के लिए चित्र बताया था। इसमें क्या किया था भाई अपन ने, यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया था। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कौन सी गैस बनी थी हमें पता नहीं था, लेकिन हमने इस गैस को क्या किया, चूने के पानी में प्रवाहित किया बेटा। किसमें प्रवाहित किया, चूने के पानी में प्रवाहित किया। जब चूने के पानी में प्रवाहित किया तो चूने का पानी पहले क्या था, कम सफेद था, जो कि धीरे जैसे ही मतलब इसके संपर्क में आया, इस गैस के संपर्क में आया, तो वो कैसा हो गया बेटा, दूधिया हो गया। कैसा हो गया, दूधिया। तो हमको पता चल गया, जैसे ही दूधिया हुआ हमको पता चल गया कि ये क्या बन गई, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हमने इसको बहुत अधिक मात्रा में दिया तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया भाई, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाया था। ठीक है, CaHCO3। ठीक है, देखो ये दोनों भी क्रिया मैंने करा दी थी। इसके बाद मैंने ये बताया था, और इसमें देखो ये क्या बना था, जल में घुलनशील बना था। ये विलयन कैसा था, जल में घुलनशील था। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, चूना पत्थर या लाइम स्टोन भी बोलते हैं बेटा। चूना पत्थर क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, खड़िया व संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। ये वाली चीज अपन ने बता दी। क्षारकों के साथ अभिक्रिया ये बता दी थी मैंने तुम्हें। के साथ देखो पीएच के बारे में आ जाते हैं। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर डिपेंड करती है बेटा। किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड का मतलब निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर। पीएच की परिभाषा, पीएच किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रण के व्युत्क्रम का क्या होता है, लघु गुणक होता है। पीएच बराबर में log बटा में 1 में H+ आयन। ठीक है, पीएच मापने के लिए विकसित किया कि जैसे पीएच स्केल कहा गया। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में क्या बताता है, सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहा गया। क्या कहा गया, पीएच स्केल कहा गया। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है भाई, पीएच में पी का अर्थ होता है बेटा पुंसांस। क्या होता है, पुंसांस, जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, शक्ति। और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। इसके बाद में अपन ने देखा इसे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। इस स्केल पर क्या होते हैं, जो अंक लिखे होते हैं वो 0 से 14 तक लिखे होते हैं बेटा। कहाँ से लिखे होते हैं, 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। यह किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होने के बारे में बताता है। 0, 7 और 14। यहाँ पे देखो, इधर जाएंगे तो बढ़ती हुई अम्लीयता है, इधर आएंगे तो क्या है, बढ़ती हुई क्षारीयता। हमें चलना कहाँ से, 7 से चलना है। इधर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, ठीक है, अम्लीयता बढ़ेगी, लेकिन पीएच के मान में क्या होगी, कमी। इधर तीनों चीजों में ही क्या होगी, वृद्धि। क्षारीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और पीएच के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। सॉरी, पीएच के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। ध्यान से सुनेंगे, इधर H+ आयन है, इधर OH- आयन है, कहीं तुम इधर भी OH- आयन कर दो। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, उदासीन, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, प्रबल अम्ल तो कौन से हो जाएंगे भाई, 1 से 3 का जो पीएच मान होगा उनको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। इनका रंग कैसा हो जाएगा भाई, लाल। ठीक है, देखो मतलब पीएच स्केल में कैसा रंग दिखाएगा, लाल दिखाएगा। 3 से 6 में दुर्बल अम्ल, ये कैसे दिखाएंगे, पीले। 7 पे उदासीन हो जाएगा तो हरा रंग दिखाएगा। दुर्बल क्षार पे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और प्रबल क्षार पर बैंगनी हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने। 0 से 6 तक अम्लीय, 7 पे उदासीन, और 8 से और 14 तक कहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। ये लिखाया था मैंने। सांद्र HCl का मान, सांद्र HCl का पीएच मान कितना होता है, 0। तनु का 1, जठर का मतलब जेठ का 12 मैंने बताया था, जेठ का 12 मतलब जठर रस का 12 हो जाएगा। अमाशय के रस का 1.5 हो जाएगा। ठीक है, नींबू का 2.2 हो जाएगा। शराब का 3.5। यहाँ पे क्या है, विनेगर का, देखो विनेगर में मैंने बताया था सिरका या विनेगर एक ही बातें थे। विनेगर में देख लेंगे 4 अक्षर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। दूध का क्या हो जाएगा, दूध पी के छक्के चौके लगाए तो 6, 4 हो जाएगा। आसुत जल का 7 बताया था। रक्त का कितना हो जाएगा, 7.4 बताया था। अंडे किसने खाए थे, 7 का मतलब 7.7 हो जाएगा। मानव मूत्र का 6 हो जाएगा। दंत मंजन का 8 हो जाएगा। खाने के सोडे का 8.5 हो जाएगा।
धावन सोडा, धावन सोडे का हो जाएगा 9, धावन सोडे का कितना 9, धावन सोडे के लिए मैंने बताया था जब मम्मी बोलेगी धो दे कपड़ा, भाई कपड़े को धो दो, तो तुम बोलोगे 9 9 9, तो 9 का मतलब 9, तो धावन सोडे का मतलब 9 हो गया। धावन सोडे का पीएच मान कितना हो गया 9। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने बताया था कि मिल्क में मतलब दूध, दूध में कितने कदम 10 कदम, तो दूध में 10 कदम, तो दूध मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में 10 कदम। मानव शरीर का 7.0 से 7.8, अगर देखो मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के कम या ज्यादा हो जाता है तो मानव शरीर में मतलब क्या हो जाती है, मानव शरीर का जो सिस्टम है वो पूरा पूरा खराब होने लगता है, आदमी उसमें उस परास में जीवित नहीं रह सकता। तो कितने में रह सकता है 7.0 से 7.8 पर। अम्लीय वर्षा कितनी होती है 5.6 से कम, जब किसी वर्षा का मान पीएच, जब किसी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है बेटा, जब किसी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है बेटा, 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। नदी में जब इनका जल प्रवाहित हो जाता है तो जो नदी का जल होता है उसका पीएच मान कम हो जाता है, जिससे वहाँ के जो समुद्री जीव जंतु है, जो जलीय जीव है, जलीय जीवधारी है, उनका जीवन जीना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है बेटा। ठीक है, देखो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 14, लार खाने से पहले तो 7.4 और खाने के बाद 6। ये ध्यान रखेंगे खाने के बाद 6 फिक्स नहीं है, किस प्रकार का खाना खा रहे हैं इस पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का उसने खाना खाया है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, आगे देखो यहाँ पे बता दिया था। अब देखो सिरका में मैंने बताया था सिरके की ऐसी तैसी का मतलब एसिटिक अम्ल बताया था। प्याज का मतलब मैंने बताया था तुम्हें, प्याज का मतलब क्या होता है सल्फोनिक, क्या होता है सल्फोनिक। ठीक है, प्याज का मतलब क्या होता है सल्फेनिक अम्ल, ऐसे याद रखने। पेनिक, पेनिक का मतलब दर्द देता है, और दर्द आता है तो क्या आता है आंसू, इसलिए प्याज को जब काटते हैं तो क्या आता है आंसू, तो उसका क्या हो जाएगा फेनिक, पेनिक याद रख लेंगे तो सल्फेनिक हो जाएगा। ठीक है, संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो या खट्टे फल हो। अब ये देखो संतरा नींबू ये तो क्या है बूढ़े बड़ों को खिलाने की चीजें है क्या भाई, वो सबके खाने की चीजें हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर ट्रिक के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 60 साल के जो साटेडे होते हैं, साटेडे है ना, साटेडे सुनते हो तुम, ऐसे नहीं सुना तुमने कि मतलब, तो साटेडे मतलब सिट्रिक, ऐसे याद रखेंगे जी ये क्या है 60 साल की उम्र के लिए है, तो 60 का मतलब सिट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा सिट्रिक हो जाएगा। टमाटर, पालक और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक। जहां जहां पे दूध दही और छाछ, जहां पे दूध दही छाछ है मतलब दूध से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वहां पे आएगा बेटा लैक्टिक अम्ल, क्या आ जाएगा लैक्टिक अम्ल आ जाएगा। इमली हो, अंगूर हो तो क्या आ जाएगा टार्ट्रिक अम्ल आ जाएगा, क्या आ जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। इमली का मैंने बताया था गोलगप्पे की दुकान पे जब जाते हैं तो वहां पे टार्ट्रिक का पानी होता है, टार्ट्रिक का पानी का मतलब वहां पे भी मतलब टार्ट्रिक भी होते हैं, टार्ट्रिक को सीधा टार्ट्रिक अम्ल मिला देता है, लेकिन हमें कैसा चाहिए इमली वाला चाहिए। ठीक है, सेव में क्या हो जाएगा भाई मैलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैलिक। चींटी नेटल के डंक में क्या होता है मेथेनोइक होता है, सरसों में इरूसिक होता है, घास में क्या होता है बेंजोइक होता है, चाय में टेनिक होता है। ठीक है, टेनिक को याद रख लेंगे टोनिक, ऐसे कहते हैं ना चाय का टोनिक, टोनिक ले लेता हूँ टोनिक, तो चाय का टेनिक हो जाएगा, नारियल का क्या हो जाएगा लोरिक हो जाएगा, अमाशय में HCl हो जाएगा, सोडा वाटर में कार्बोनिक हो जाएगा। इसके बाद में अपन ने देखा था भाई, इसके बाद में अपन ने नेटल का देखा था, नेटल के एक शाखीय पादप होता है जिसके पत्तों में क्या होता है डंकनुमा बाल होते हैं, जो कि अगर गलती से छू लिया जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। ठीक है, डंक चुभने जैसा दर्द होता है। जो ये बाल क्या करते हैं भाई हमारे जो ये बाल होते हैं डंक होते हैं, ये मेथेनोइक अम्ल क्या करते हैं छोड़ते हैं, ये क्या करते हैं मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे हमारी जलन होने लग जाती है। इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं डोक का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को रगड़ कर काम में लेते हैं इसके इलाज के लिए। मानव शरीर का पीएच मान मैंने बता दिया, अम्लीय वर्षा मैंने बता दी थी। ठीक है, अभी मिट्टी का पीएच मान अगर देखो भाई मिट्टी का पीएच परास मतलब क्या होती है, मतलब एक उचित पीएच परास की आवश्यकता होती है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब यदि किसी स्थान की कोई जगह है, कोई मान लो कोई जगह है उसकी मिट्टी का पीएच मान कम या ज्यादा हो जाता है ना बेटा, तो उसको उसमें क्या कहते हैं अपन आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी क्या मानी जाती है अम्लीय मानी जाती है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है बेटा, क्या मिलाया जाता है चूना मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाचन तंत्र का पीएच मैंने तुम्हें बताई दिया 7.0 से 7.8 के मतलब 7 देखो यहाँ पे क्या होता है भाई पाचन तंत्र का पीएच मतलब हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या करता है पैदा करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है अपन अपच की स्थिति हो जाती है। अपच की स्थिति मतलब जब भोजन नहीं पचता तो अपच की स्थिति में क्या होता है भाई, अपच की स्थिति में पेट में जो होता है अधिक मात्रा में क्या बनने लग जाता है अम्ल बनने लग जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में क्या होने लग जाती है दर्द या जलन होने लग जाती है। इस दर्द मुक्ति पाने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारीय पदार्थों को काम में ले जाते हैं, जो कि अम्ल की मात्रा क्या कर देते हैं उदासीन कर देते हैं। उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम इनो भी बोलते हैं, पीएच मान 10 हो जाएगा। पीएच परिवर्तन के कारण दंत है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है बेटा, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो इसको दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। कैसे प्रारंभ हो जाता है बेटा, हमारे जो दांत होते हैं इनकी जो ऊपरी परत होती है कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, जिसको हम इनामेल बोलते हैं। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है बेटा, क्या होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्या होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जल में घुलनशील नहीं होता, ये जल में नहीं घुलता, लेकिन क्या होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये दंत क्षरण क्या होने लग जाता है बेटा, प्रारंभ होने लग जाता है। दंत क्षरण से बचाव के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्षारीय दंत मंजनों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मुंह की अम्लता होती है वो क्या होती है अधिक मात्रा उदासीन हो जाती है। ठीक है,
ये देखो प्रबल अम्ल मिलेंगे, दुर्बल अम्ल मिलेंगे तो अम्लीय लवण बनाएगा, क्योंकि जो प्रबल होगा उसी का प्रभाव रहेगा। तो मैंने ये चीज बताई थी, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है तो क्या बनेगा अम्लीय लवण, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण। अगर देखो प्रबल प्रबल मिल जाएंगे तो उदासीन बन जाएगा, और दुर्बल दुर्बल मिल जाएंगे तो भी उदासीन बन जाएगा। इसके बाद में अपन ने बात की थी, क्या हो गया, हाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम मैंने बताया था साधारण नमक से बनने वाले रसायन, ये अपन पढ़ रहे थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने बता दिया NaOH कैसे प्राप्त करते थे, तो देखेंगे अभी। विरंजक चूर्ण के लिए CaOCl2 विरंजक चूर्ण का याद रखेंगे भाई, विरंजक चूर्ण का क्या रखेंगे, विरंजक चूर्ण का ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड विधि को कौन सी बोलते हैं बेटा, कौन सी बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा NaSCO3 धोने का सोडा, Na2CO3, जिप्सम का CaSO4.2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.5H2, ठीक है। आगे देखेंगे, ये अपन ने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें अपन ने एक पात्र लिया था, इसमें अपन ने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड का लवण डाला था, मतलब नमक डाला था, उसमें अपन ने जल मिलाया था, उसमें एनोड और कैथोड दो पात्र लगाए थे, यहाँ से मतलब दो गैसों के मुक्त का होने के लिए जगह अपन ने बना दी थी यहाँ पे, ठीक है। अब जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, एनोड धनावेशित होता है, इसलिए वहां से जो ऋणावेशित गैस ऋणावेशित जिसके ऊपर ऋणायन होगा या ऋणावेशित होगा वो क्या होगा, इधर एनोड के पास चिपक जाएगा, मतलब इधर से निकल जाएगा। तो क्लोरीन के पास क्या था, माइनस था, और यहाँ पे H के पास क्या था, प्लस। तो ये क्या होगी, ये वाला तो मतलब ये जो क्लोरीन गैस होगी वो तो एनोड पे मुक्त होगी, और कैथोड पर कौन सी हो जाएगी, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तथा जो नीचे बचेगा वो कौन सा बच जाएगा अपने पास, नीचे जो अवशेष बच जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है तथा साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया देखो, यहाँ पे मैंने कराई, क्या करवाई, 2NaCl प्लस में H2, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित की तो NaOH बन गया और Cl2 और H2 गैस बन गया। एनोड पर मैंने लिखा है क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है, और कैथोड के पास ही क्या मुक्त हो जाता है, मतलब NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में देखो हाइड्रोजन गैस थी, जो ये हाइड्रोजन गैस बनी वो क्या काम आएगी, वो ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, खेत के मतलब खाद के अमोनिया में, जो अमोनिया मतलब ये बनता है ना यूरिया जैसे तुम लेके जाओगे, तो उसमें क्या काम आता है, H2 काम आता है, क्या काम आता है, H2 काम आता है। क्लोरीन गैस किसमें, जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, ठीक है। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है NaOH वाली। अब यहाँ पे देखो Cl2 और NaOH जब दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या दिक्कत सी लग रही है इसमें, CaO यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है भाई, इसको ना थोड़ा सा रोकेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना इस तरीके से क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लेंगे अपन, है ना। क्योंकि विरंजक चूर्ण का सूत्र तो CaOCl2 होता है, तो यहाँ पे NaOH नहीं होगा, यहाँ पे CaO होगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्लोरीन के अभिक्रिया कराएंगे तो CaOCl2 बनेगा, जिसको अपन घरेलू विरंजन में, इसको अभी बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन है ना इसको थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH के उल्टोइस की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का मिश्रण क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो CaO मतलब ये वाली अभी की थी शायद, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में Cl2, तो ये क्या बन जाएगा, CaO Cl2 और H2O। विरंजक चूर्ण के उपयोग, भाई ये विरंजक चूर्ण मैंने तुमको बताया था रंग उड़ाने के लिए काम में आता है, सूती मतलब जो वस्त्र उद्योग होते हैं उसमें सूती व नीले के विरंजन के लिए काम में आता है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए काम में आता है, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में काम आता है। ये ध्यान रखेंगे, अपचायक नहीं है ये, उपचायक है, क्या है, उपचायक, इसको ध्यान में रखेंगे। आज उपचायक और अपचायक भी करा दूंगा। पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए कीटनाशक के या रोगाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। बेकिंग सोडे को क्या करते हैं, बेकिंग सोडे या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। NaCl प्लस में NH3 प्लस में H2O ये क्या हो जाएगा, और CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर अपन को बनेगा NH4Cl प्लस में NaSCO3। यह एक दुर्बल से असंचारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, जो ये NaSCO3 इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस बनती है। इसके बाद हम बेकिंग पाउडर के उपयोग देखे थे, किस किस में बेकिंग मतलब बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो बनता है बेकिंग सोडे में अगर टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे, बेकिंग सोडे में अगर टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो हमें क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया था सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब जो आग बुझाने में काम आता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे बेटा, यह एक एंटीसिड का एक संगठक है। एंटीसिड का क्या है, एक संगठक है। इसमें इसकी अधिक देखो, अब इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावर रोटी केक में खमीर उठ जाता है। खमीर का मतलब वो
मतलब फूल जाता है। खमीर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फूल जाता है, किण्वन हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, किण्वन। तो वो क्या बन जाता है, मतलब खमीर उठ जाता है, जिसके कारण ये मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं। मैंने तुम्हें ब्रेड का उदाहरण देके बताया था। अब देखो धावन सोडे का निर्माण बताया था। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावने के सोडे का निर्माण होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 प्लस में 10H2 करके Na2CO3.10H2 बन गया। नोट में देखेंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है बेटा। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किसके विधि की, कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट तो बोलते हैं Na2CO3, और धावन सोडे या धोने के सोडे को क्या बोलते हैं, Na2CO3.10H2। अपन इनको एक ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धावन सोडा हो या धोने का सोडा हो, उसमें क्या होंगे, जल के क्रिस्टलन के कितने अणु होंगे, 10 अणु होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में अपन ने बात की थी, देखो इसके बारे में, धावन सोडे के उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाली मेन लाइन थी, इसको मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब अर्धहाइड्रेट क्या बनाता है, पीओपी बनता है। ठीक है, तो देखो CaSO4.2H2O ये बन गया 373 डिग्री केल्विन का। अपन ने ताप दिया इसको, डेल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पे ताप है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, CaSO4.12H2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। यह सफेद चूर्ण जो ये पीओपी बना है बेटा, ये पीओपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीओपी। ये इस तरीके से है, ये पोप टेस्ट नहीं है, ये पोप टेस्ट नहीं है, ध्यान से सुन लेंगे। यह सफेद चूर्ण पीओपी जल मिलाने पर पुनः कठोर पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। CaSO4.12H2O प्लस में 1.5H2O, ये मतलब 1.5H2O मिलेगा जल का, और ये क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O बन जाएगा। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी बेटा। यहाँ पर अपन ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। अब अपन जो बात करेंगे बेटा, अपन जो बात करेंगे, अब देखो किसकी बात करेंगे, देखो ये यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब अपना जो बात रह गई थी बेटा, इसके अपन ने क्या कर लिए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये हो गए थे। अब इसके उपयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिख लेंगे बेटा। क्या लिख लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिख लेंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने बता दिया था तुम्हें। अब आगे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बेटा। देखो कितना टाइम हो गया, 30 मिनट हो गए भाई। चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भाई, इसमें डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, जल्दी लिखेंगे। आज भी नहीं होगा, नहीं तो ये चैप्टर फिर डालेंगे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। देखो जो वन शॉट होते हैं ना, उनमें ऐसे होता है वन शॉट में। देखो मैं तुम्हें वन शॉट तो मैं रोज कराता हूँ तुम्हें, वन शॉट है ना, 1 घंटे की मतलब आधे घंटे की तो क्लास इसी में चल जाती है वन शॉट में। ठीक है, लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। दूसरा लिखेंगे बेटा, दूसरा लिखेंगे इसका उपयोग खिलौने बनाने उपयोग, सही दिख रहा है ना भाई, इसका उपयोग खिलौने बनाने एवं खिलौने बनाने एवं सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है बेटा, किस किस में किया जाता है, खिलौने बनाने एवं सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसमें लिखेंगे तीसरा, इसका उपयोग
सतह को चिकना बनाने में भी क्या जाता है। ठीक है, और लिखेंगे इसमें, देखो ये हो गए 3 तो, ठीक है, इतने काफी है। चलो जल्दी जल्दी उतारेंगे, उतार लिए सभी ने? उतार लिए भाई सभी ने? चलो देखो, ये सारे रसायन अपन ने करवा दिए। अब इसके बाद में क्या आता है वो देख लो थोड़ा सा। अब अपने उपचायक अपचायक रह रहे थे ना, वो लिख लेते हैं। और थोड़ा सा एक चीज और लिख लेते, जिप्सम के बारे में। ठीक है, जिप्सम के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इस तरीके से डाल लेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे थोड़ा सा जिप्सम के लिए, और इसमें लिखेंगे भाई, देखो जिप्सम का पूछता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं कि जिप्सम है क्या चीज, कैसे बनती है, कैसे क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कैल्शियम का निर्माण, ये जिप्सम का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है बेटा। ऐसा होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। यह मुख्यतः जब समुद्री जल, समुद्री जल, दिख रहा है भाई सभी को? दिख रहा है? जिप्सम का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, यह मुख्यतः जब समुद्री जल या अन्य प्राकृतिक खनिज, अन्य खनिज समृद्ध पानी वाष्पित होता है, तो होता है तो जिप्सम, जिप्सम तलछटी, जिप्सम तलछटी चट्टानों, तलछटी चट्टानों के अंदर जमा हो जाता है, के अंदर जमा हो जाता है। ठीक है बेटाओ, लिखेंगे तो थोड़ा सा और कर लेते छोटा। ठीक है, एक मिनट। दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो देखो भाई इसमें लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, यह एक नरम सल्फेट खनिज है। इसमें लिखेंगे यह एक नरम सल्फेट खनिज है। नरम सल्फेट क्या है बेटा? खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? रासायनिक सूत्र भाई 2 हो जाएगा वहां पे बस ओनली। रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट, अब देखो 2 है तो क्या लगता है? डाई। क्या लगता है? डाई लगता है बेटा।
कैल्शियम सल्फेट, और क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, बताओ। देखो अब देखो क्या क्या बोल दिया अपन ने भाई, इसको इसमें देखेंगे जिप्सम। जिप्सम का अब देखो यहाँ से देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करता है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने के लिए, जैसे मान लो तुम खेल रहे हो, गिर गए, टूट गई हड्डियां वड्डियां, तो क्या करते हैं अपन, प्लास्टर बंधवाते हैं बेटा। क्या बंधवाते हैं, प्लास्टर। वो प्लास्टर नहीं होता, वो प्लास्टर होता है बेटा। क्या होता है, क्या होता है बेटा, प्लास्टर होता है। क्या होता है, प्लास्टर। आपकी बार जब कोई प्लास्टर कौन है, घर में कहते हैं ना प्लास्टर हो रही, प्लास्टर। प्लास्टर नहीं होता बेटा, प्लास्टर होते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टर। ठीक है, अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करता है। पता चल गया कैसे, हड्डी को पहले क्या करता है, वो जोड़ने का प्रयास करता है, इस तरीके से जोड़ के, और फिर वो क्या करता है, जैसे हड्डी स्थिर रहे तो वो क्या करते हैं, उस तरीके से उस पर मतलब पहले तो पट्टी लपेट देते हैं, फिर उसके ऊपर जिप मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, सूखता है, तो वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, जिप्सम। तुमने देखा ना, फिर कठोर हो जाता है ऐसे, यूं मतलब हाथ को यूं ही रखना पड़ता है, वो हाथ यूं नहीं होता, नहीं होता ना वो, क्योंकि सेट हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है ना। देखो, इसका उपयोग खिलौने बनाने एवं सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में भी किया जाता है। खिलौने बनाने में कैसे, जब तुम दिवाली पे देखते हो ना, सजावटी सामान लाते हो, तुम गुलदस्ता लेके आते हो, या फिर मतलब वो लाफिंग बुद्धा आता है इतना मोटा सा, तुमने देखा होगा, वो अंदर से तो खाली रहते हो, तोते होते से पता नहीं क्या क्या आता है ना, तो वो लेके आते हो तुम, तो वो क्या है, सजावटी सामान है बेटा। क्या है, सजावटी सामान। और खिलौने बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। तुमने देखा ना, पुट्टी करवाते हैं अपन घर में, क्या करवाते हैं, पुट्टी। पुट्टी करवाते हैं ना, पुट्टी जानते हो, पुट्टी मतलब जैसे दीवार हो गई, उसके बाद में अपना वो जो पत्ती आती है, ऐसे इस तरीके से पत्ती आती है, उससे मतलब ऐसे ये जो ये पीओपी होता है ना, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको लगाया जाता है, उसको पुट्टी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, पुट्टी। तो जो पुट्टी करवाते हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है बेटा। ठीक है, अब वो पुट्टी करवा देते हैं, उसके बाद में वो कठोर बन के क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो देखो जिप्सम क्या है चीज है भाई, ये जिप्सम क्या चीज है, जिप्सम का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है बेटा। कैसे होता है, प्राकृतिक रूप से। यह मुख्यतः जब समुद्री जल या अन्य अन्य खनिज समृद्ध पानी, मतलब ऐसा पानी, खनिज समृद्ध पानी का मतलब ऐसा पानी है बेटा जिसमें बहुत सारे क्या है, खनिज है। ठीक है, जब ये वाष्पित होता है तो जिप्सम क्या होता है, तलछटी चट्टानों के अंदर जमा हो जाता है। तलछटी का मतलब ऐसे समझो, अभी भूगोल में जिसमें पढ़ोगे तुम, सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे, तो वहां पे तलछटी चट्टानें आएंगी। ठीक है, तो तलछटी चट्टानों के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो देखो यह एक नरम सल्फेट खनिज है। कैसा खनिज है भाई, नरम सल्फेट खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोल रहे थे, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बोल रहे थे। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे भाई अपन, इसको बोलेंगे भाई कैल्शियम, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जिप्सम का मामला खत्म। अब लिखेंगे बेटा इसमें क्रिस्टलीकरण। लिखे, क्रिस्टलीकरण से पहले एक चीज लिख लो आप, क्या लिखोगे, अपचायक और उपचायक लिख लो। हेडिंग डालेंगे बेटा, लिखेंगे अपचायक और उपचायक डालें। चलो स्टार्ट करें। चलो कहाँ पे गया, कितने हो गए, 52 हो गए ना। चलो देखते हैं भैया, आगे करते हैं। देखो अब लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे बेटा, क्या क्या लिखेंगे बताओ, अपन लिखेंगे अपचायक और उपचायक। लिखेंगे अपचायक, पहले लिखेंगे अपचायक। हो चुका है भाई चैप्टर, समझ लो तुम। ठीक है ना, अपचायक लिखेंगे। अपचायक वे पदार्थ होते हैं, अपचायक वह पदार्थ होता है, अपचायक वह पदार्थ, वह पदार्थ होता है जो क्या करता है बताओ, जो क्या करता है, जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, अपचयित करता है। अर्थात, अर्थात उसे, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, देता है। और
स्वयं, भाई मैं इसमें राइटिंग नहीं देख रहा, थोड़ा सा ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिख लेंगे, क्या टाइम नहीं बचेगा, दिक्कत हो जाएगी भैया ना आज। देखो तो क्या हो जाएगा, और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया उपचायक में लिखेंगे, अब उसमें सॉरी अपचायक हो गया ना, अब लिखेंगे उपचायक। अब उपचायक में क्या लिखेंगे, उपचायक में लिखेंगे उपचायक वह पदार्थ होता है, उपचायक वह पदार्थ होता है जो उपचयित, बताओ क्या होगा, जो क्या करेगा, जो यहाँ पे लिखेंगे जो दूसरे पदार्थ को, जो उपचयित होता लिखेंगे, जो, एक मिनट, जो उपचयित होता है, अर्थात, अर्थात अर्थात जो, अर्थात जो दूसरे पदार्थ को, जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, क्या करता है बेटा, नाला को बाढ़ चला गया आंख में, ऑक्सीकृत करता है, लिखेंगे बेटा, ऑक्सीकृत करता है, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, अर्थात से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। ये लो, ये झंझट खत्म हो गई तुम्हारे अपचायक और उपचायक की। चलो भाई इसमें सॉरी अपचयित करेगा ना, ये अपचयित होगा भाई, देखो भैया अपचयित करेगा, अपचायक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, तो किसको करेगा, इसको करेगा उपचायक को, तो अपचायक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन देता है, अगर ये देगा तो ये लेगा, भाई देखो समझेंगे। अपचायक क्या होता है, अपचायक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, ठीक है, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीकृत का मतलब उपचयित हो जाता है, उपचयित का मतलब उपचयन और ऑक्सीकृत एक ही तो बात है, तो ये क्या हो जाता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान से समझेंगे, ये क्या हो रहा है, जो अपचायक है, जो अपचायक है वो तो उपचयित हो रहा है, जो अपचायक है वो उपचयित हो रहा है, और जो उपचायक है वह अपचयित हो रहा है, मतलब दूसरा एक दूसरे का उल्टा है। मैं कल कह रहा था ना तुमसे कि ये दोनों के एक दूसरे के उल्टे, तो उपचायक वह पदार्थ होता है जो अपचयित होता है, जो क्या होता है, अपचयित होता है, अर्थात जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, तो इसे तो ऑक्सीकृत कर ही रहा था, देखो क्या कहता भाई, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसको तो क्या करेगा, ऑक्सीकृत, देखो समझो भाई, देखो एक दूसरे के उल्टे हैं, पहले एक समझ लो, अपचायक वह पदार्थ होता है, अपचायक क्या होता है भाई, वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, अगर इसको अपचयित करेगा तो वो क्या करेगा, उपचयित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये देखो ये अपचयित कर रहा है तो ये अपचयित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, अर्थात इसमें देखो, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देता है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो ये क्या कर, देखो इसमें लिख रखा है अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीकृत होगा, ये अपचयित होगा, आ गई बात समझ में, एक दूसरे के उल्टे हैं भैया ना। देखो एक बार और रीडिंग मार लेते हैं, अपचायक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को क्या करता है, अपचयित करता है, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ये उपचायक क्या होता है, उपचायक वह पदार्थ होता है जो उपचयित होता है, अर्थात जो दूसरे
पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक दूसरे के उल्टे हैं, थोड़ा सा एक बार रीडिंग मारेंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो नहीं आएगा तो फिर और समझ लेंगे, अभी तो रिवीजन अपना बाकी है। ठीक है, अभी तो किताब आएगी ना, अपनी किताब में पढ़ लेंगे जो कुछ भी है। अब लिखेंगे भाई क्रिस्टलीकरण, हेडिंग डालेंगे भाई क्रिस्टलीकरण, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे अगली क्रिस्टलीकरण। हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीकरण, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, थोड़ा सा ना टाइम देख लेता हूँ एक बार कितना हो गया। 40 मिनट हो गए, 20 मिनट है भाई, अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीकरण। दिख रहा है यहाँ पे, लिखेंगे क्रिस्टलीकरण। ये नालायक को यहाँ पे लाइन ही नहीं खींचती, मैंने कितनी बार खींचने का ट्राई कर लिया। पण भी आरामी है, पीछे से खींच लिया अपन ने, है कि नहीं बताओ। क्रिस्टलीकरण में लिखेंगे मिश्रण के विलयन में से, लिखेंगे क्रिस्टलीकरण में लिखेंगे भाई मिश्रण के विलयन में से, लिखेंगे भाई मिश्रण के विलयन में से, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के, लिखेंगे विलयन, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध, देखो भाई क्रिस्टलीकरण क्या होता है भाई, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के टुकड़े, देखो भाई क्या लिख दिया, मिश्रण के विलयन में से, मिश्रण के विलयन में से, मान लो कोई मिश्रण है अपने पास, ठीक है, उसका कोई विलयन है, उसमें से ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के, लिखेंगे बेटा शुद्ध निश्चित आकार के, शुद्ध निश्चित आकार के, क्या है भाई, निश्चित आकार के टुकड़े प्राप्त करना, के टुकड़े प्राप्त करना। ठीक है, लिखेंगे बेटा मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के टुकड़े टुकड़े प्राप्त करना, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के टुकड़े प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। दिख रहा है भाई, ये क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है, चलो जैसे लिखेंगे, जैसे जैसे में लिखेंगे बेटा फिटकरी, देखो फिटकरी लिखेंगे, साधारण नमक लिखेंगे, लिखेंगे जैसे फिटकरी साधारण नमक साधारण नमक, और क्या आता है बताओ, एक आता है ना नीलत होता, देखा है तुमने नीलत होता, नीलत होता का मतलब होता है बेटा कॉपर सल्फेट। फिटकरी साधारण नमक तथा कॉपर सल्फेट सब नीलत होता।
होता शुद्ध रूप में लिखेंगे तथा देखो फिटकरी साधारण नमक तथा कॉपर सल्फेट या नीलत होता इसी विधि द्वारा, इसमें लिखेंगे इसी विधि द्वारा की विधि द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई चैप्टर पूरा है। यहीं पे लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे अगली, क्रिस्टलन का जल। पीले कलर से लिखेंगे अब अपन, लिखेंगे हेडिंग डाल के क्रिस्टलन का जल। इसमें लिखेंगे क्रिस्टलन के जल में लिखेंगे लवण के, बेटा किसके, लवण के, लिखेंगे लवण के एक सूत्र इकाई में, लिखेंगे लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, निश्चित अणुओं की संख्या, ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं बेटा। ठीक है, इससे प्रश्न पूछता है भाई, यहां से क्या करता है, प्रश्न पूछता है। देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है बेटा, लवण के एक सूत्र इकाई में, देखो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इसको समझ लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, चलो एक बार इसके उदाहरण और लिख लेते हैं भाई, लिखो एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल ये लो, तुम्हारे फेवरेट कलर कौन सा है बताओ, लेते हैं अपन पिंकी। नालायक ऐसा तो यही है, और दूसरा तरीके का लेगा कौन, दिखेगा ही नहीं है तो बैंक है। ये लो यहाँ पे लेते हैं ये वाला। देखो भाई, अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल, लिखेंगे CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, लिखेंगे दूसरा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, तीसरा लिखेंगे CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O, CaOCl2। ठीक है, चलो अब देखो ठीक है,
अब पहले समझते हैं इसको, ठीक है। अब अपनी ये समझने की बारी, टाइम देख लेता हूँ एक बार फिर से। चलो चलो देखो भाई, क्रिस्टलीकरण क्या होता है बेटा? चीनी देखी तुमने? चीनी देखी है? हाँ सर देखी है, वो तो हमारी फेवरेट है। इस टाइम पे शिकंजी नींबू वींबू सब में चल रहा है ना। चलो अब देखो भाई, पहले क्या था, पहले दिमाग में पहले चैप्टर की टेंशन चल रही थी, अब अपन दिमाग में हो गए फ्री, क्योंकि चैप्टर फ्री हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलन, मतलब क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब एक ऐसी एक निश्चित आकृति होती है, इनकी एक ज्यामिति होती है बेटा। क्या होती है? एक निश्चित ज्यामिति। ऐसे पदार्थ होते हैं अपने पास, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कांच देखा है तुमने? कांच जब टूट जाता है तो वो मतलब चारों तरफ चमकने से लगता है, मतलब क्रिस्टल की तरह हो जाता है। अगर तुम चीनी को देखोगे तो चीनी की भी एक शेप होती है, इस तरीके से अलग एक आकृति होती है। देखो चीनी की इस तरीके से तुम देखोगे, इस तरीके से चीनी की एक आकृति होती है, इस तरीके से अलग अलग, मतलब इस तरीके से, मतलब अलग ही टाइप की होती है, यूं इस तरीके से, मतलब देखोगे तुम, है ना। तो चीनी की एक अलग आकृति होती है। मिश्री की तुम देखोगे, जैसे मिश्री की आकृति कैसी होती है, जैसे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से करके, वो देखो बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो बन जाती है तो। पता नहीं क्या बन गया, है ना। मतलब देखो देखो मिश्री की आकृति, जैसे तुम देखना कटिंग वाली मिश्री आती है ना, कटिंग वाली मिश्री जो प्रसाद वसाद में काम लेते हैं। चीनी देखना, चीनी को जब से तुम इसे गौर करना, उसकी एक ऐसी फिक्स कटिंग होती है। वैसे चीनी के हर दाने को लेना, उनकी क्या होती है? फिक्स कटिंग होती है, मतलब क्रिस्टल कहलाते हैं। जब उनकी निश्चित ज्यामिति होती है बेटा, किसी पदार्थ की अगर निश्चित ज्यामिति होती है तो वो कहलाता है अपने पास, क्या कहलाता है? वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, मिश्रण के विलयन में से, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध, ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के बेटा, निश्चित आकार के, मतलब इनकी ज्यामिति फिक्स होती है। ज्यामिति का मतलब इनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। तो क्या होता है भाई? निश्चित आकार के टुकड़े प्राप्त करना। मान लो कोई मिश्रण है, कोई विलयन है, मान लो कोई मतलब अपने पास मिश्रण है, मान लो चीनी है, बूरा है, जो कुछ भी है अपने पास मिश्रण है, ठीक है। उस मिश्रण का अपन ने क्या बना लिया? विलयन बना लिया बेटा। क्या बना लिया? विलयन। अब उसमें से हमको क्या चाहिए? शुद्ध पदार्थ चाहिए, और उस शुद्ध पदार्थ के निश्चित आकार के टुकड़े चाहिए। अगर अपन ने उसमें से अगर शुद्ध निश्चित आकार के अपन ने टुकड़े निकाल लिए, अगर शुद्ध निश्चित आकार के अपन ने अगर उस ठोस पदार्थ के टुकड़े प्राप्त कर लिए, निश्चित आकार के टुकड़े प्राप्त कर लिए, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टलीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण क्या हो गया भाई? मिश्रण के विलयन में से, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के अणु, ठोस निश्चित आकार के टुकड़े, सॉरी, मिश्रण ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के टुकड़े प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। देखो ध्यान से सुनेंगे वापस एक बार से, मैं ध्यान रखिए भाई, भटक रहा है थोड़ा सा भी, है ना आज। चलो देखो, क्रिस्टलीकरण मिश्रण के विलयन में से, मिश्रण के विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध निश्चित आकार के, शुद्ध निश्चित आकार के टुकड़े प्राप्त करना, टुकड़े प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे कि फिटकरी देखोगे, या फिर साधारण नमक देखोगे, या कॉपर सल्फेट देखोगे। तो तुम कॉपर सल्फेट को देखोगे, अगर गूगल भी दिखाऊंगा मैं, अगर टाइम मिलेगा तो तुम्हें कॉपर सल्फेट दिखाऊंगा। कॉपर सल्फेट या नीलत होता इसी विधि द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इसी अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई लवण है मान लो अपने पास, उसके एक सूत्र इकाई में, मतलब ये सूत्र हो गया इसका, ठीक है। ये क्या है? एक सूत्र है, एक सूत्र मतलब सूत्र की इकाई है, मतलब एक ही तो सूत्र है, ये 2 3 गुना 4 गुना 5 गुना थोड़ी हो रहा है, नहीं। तो ये क्या है भाई? लवण के एक सूत्र इकाई में, मतलब भाई देखो ये जैसे CuSO4.5H2 है, अगर इसको 2 बनाता तो यहाँ 2 से गुणा करता, 3 बनाता, 5 बनाता, क्या इसके आगे 3 5 और ये लगा हुआ है क्या? 3 5 लगा हुआ है क्या? नहीं सर। तो ये कितना है? इकाई है, मतलब एक सूत्र है ये बेटा। क्या है? एक सूत्र। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, इकाई का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं बेटा। अब यहाँ पे जल कहाँ पे है? देखो जल ये रहा सर, ये रहा जल। ये जल है कि नहीं है बताओ? ये H2O जल है कि नहीं है? तो इसमें कितने का गुणा हो रहा है भाई बताओ? 5 का गुणा हो रहा है सर। कितने का गुणा हो रहा है? 5 का गुणा हो रहा है सर। कितने का गुणा हो रहा है? 5 का गुणा हो रहा है। तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी बताओ? इसमें लिखेंगे, इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है बताओ? कितनी है?
सर इसमें बोलेंगे क्रिस्टलन जल के अणुओं की जो संख्या है वो इसमें 5 है। कितनी है बेटा? 5 है। ठीक है, इसमें कितनी है बताओ? इसमें कितनी है? सर हमें क्या देखना है बेटा? हमें यह देखना है कि डॉट लग रहा है और डॉट के बाद में जितनी गणित वाली संख्या है जल के साथ, ये H2O है बेटा, यहाँ पे H2O है, इस H2O के साथ कितना अंक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है। वो प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न पूछ लेगा तुमसे, मान लो कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, वो फिर पूछ लेगा नीले थोते का जो सूत्र है, नीले थोते के सूत्र में, या पूछ लेगा नीले थोते में क्रिस्टलन के कितने जल के अणु है। तो पहली बात, अब आपको ये सूत्र भी याद होना चाहिए, कॉपर सल्फेट नीलत होता, इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 5 है। यहां पे बताओ कितनी है? सर यहां पे तो 10 लग रहा है, यहां पे तो गुणा में कितना है? 10, तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। यहां पे कितनी है सर? यहां पे H2O के साथ सर 2 लग रहा है, तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। यहां पे कितनी है? CaOCl2। तो बोलोगे सर यहाँ तो है ही नहीं, तो बेटा यहाँ पे नहीं है तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 0 है। हमें तो इस जल से है, देखो क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल और क्रिस्टलन जल के अणु, क्रिस्टलन जल के अणु, अब जल के अणु है तो जल के साथ ही तो लगे होंगे। 5 अणु है, 10 अणु है, 2 अणु है, या 20 अणु है, 100 अणु है, वो कैसे पता चलेगा? वो यहीं पे भाई जल के साथ जो कि जितने का गुणा लग रहा है वही तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या बता रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाए क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या? यहाँ पे बेटा 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या लिखेंगे भाई, इसमें है ना, इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है भाई? 10 है। कितनी है? 10 है। ठीक है, इसमें कितनी है? इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है बताओ? 2 है सर, 2 है। इसमें लिखेंगे, इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 0 है। कितनी है? 0। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो ठीक है भाई, देखो जितनी भी अपने पास थी अपन ने सारी कर ली। कल अपन क्या करेंगे, बुक पढ़ रहे होंगे, उसमें जो जो चीजें चित्र आ रहे होंगे, चित्र अपन ने जो नहीं पढ़े होंगे वो उसमें पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चंस वाली क्लास संडे के दिन ला रहे होंगे। ठीक है, अभी तो कल क्या अपन इसके चैप्टर वाले पढ़ेंगे, और परसों से परले दिन से जब भी अपना स्टार्ट होगा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है भाई, है ना। देखो टाइम कितना हो गया? 57-58 मिनट हो चुके हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, मैं तुम्हें मतलब एक तो क्या दिखा देता हूं, कॉपर सल्फेट दिखा देता हूं, एक तुम्हें मतलब कुछ चीजें हैं जो दिखा देता हूं। ये चीजें समझ में आ गई भाई? बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या पहले तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। वो पूछ लेगा जैसे जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है बताओ, तो जिप्सम का तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है सर? CaSO4.2H2O होता है। अगर CaSO4.2H2O होता है तो उसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है सर? H2O कितने के साथ लगा? 2। तो इसमें कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी सर? इसमें 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या बताओ बेटा? यहां से प्रश्न पूछता है ये वाली क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पूछे या नहीं पूछे, लेकिन क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या पूछता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए भाई। ठीक है, और देखो मैंने तुम्हें आज सारी चीजें करवा दी हैं। ये वाला अपचायक उपचायक मैंने करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में मैंने तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस करवा दिया, इसके उपयोग बता दिया, जिप्सम बता दिया। जिप्सम को अगर तुम्हें कोई पढ़ा देना, अगर पूरी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिप्सम को अगर कोई पढ़ा दे कि जिप्सम का निर्माण इस तरीके से ऐसे ऐसे होता है, 10वीं क्लास तक, कोई 10वीं क्लास की कोई सी भी क्लास तुम्हारे यूट्यूब पे उठा के तुम्हारे कोचिंग में अगर कोई बता दे कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, किसी ने बताया हो, ऐसे तो बताने से जैसे पूछोगे तो मतलब कोई ना कोई बता ही देगा, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे खुद ने बताया हो भाई जिप्सम ऐसे बनता है, तुम्हारे एक भी डाउट मैंने नहीं छोड़े हैं। ठीक है ना, सारे डाउटों को मैंने क्लियर किया है भाई, है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी भाई, हो गई अपना चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। एक अपने क्या है दूसरे पेज पे और है, उसको भी फ्री कर देते हैं। 51 पेज की। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी तो कल अपन इसकी बुक पढ़ रहे होंगे, मतलब बुक का रिवीजन, बुक का रीडिंग लगा रहे होंगे। उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन होंगे उनकी रीडिंग लगा रहे होंगे। संडे के दिन फिर अपना रिवीजन चलेगा। ठीक है, देखो जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा, पहले चैप्टर में क्लासेस डली हुई हैं सारी चीजें। ठीक है, उनको देखते रहें और रेगुलर, जिनको नहीं पता भाई कि क्लासेस कब आ रहे हैं नहीं आ रही है, तो डेली भाई डेली क्लास डलती है। आप शाम तक देखो, रात तक देखो, रात तक आपको पता चल जाएगा क्लास डलेगी। मेरी क्लासेस की छुट्टी नहीं होगी, संडे हो मंडे हो कुछ भी हो। ठीक है ना, होली दिवाली कुछ भी हो, अपनी क्लासों की छुट्टी नहीं चलेगी बेटा, ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। अब चलो तुम्हें मैं वो दिखा रहा था, कॉपर सल्फेट है ना, देखे देखे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अब देखो इसका रिवीजन करवाऊंगा ना 1 शॉट में, इसी पीडीएफ को खोलूंगा, तुरंत रिवीजन करवा दूंगा। 1 घंटे में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर, तो बस हो जाएगा काम, और क्या है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूं मैं, कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट, दिख रहा है कॉपर सल्फेट? और सही से, हाँ देखो इधर देखो, इसमें दिखेगा अपन को। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की निश्चित ज्यामिति है। निश्चित क्या है? ज्यामिति। ऐसे थोड़ी है कहीं ऐसे टूटा फूटा इस तरीके से पड़ा हो, नहीं सर। इसमें क्या है कॉपर सल्फेट की भाई ज्यामिति दी हुई है। इसने क्या दी हुई है? ज्यामिति दी हुई है। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट की ज्यामिति है। ठीक है बेटा, इसी ऐसे होते हैं क्रिस्टल। क्या होते हैं? क्रिस्टल। चीनी का जैसे तुम देखोगे, चीनी का इस तरीके से मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। एक चीज और देख लेता हूँ, अगर मिल जाती है तो देखो तुम्हारे लिए। ये होता है बेटा मार्गरीन, जो तुम्हें मार्गरीन बता रहा था ना मैं। मार्गरीन जो मैंने लिखवाया था, किसमें लिखवाया था मार्गरीन? मैंने बताओ किसमें लिखवाया था मार्गरीन, है ना? तो मार्गरीन जो लिखाया था, एक शब्द आया था तुम्हारे मार्गरीन। ठीक है, तो मार्गरीन ये होता है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ये मार्गरीन होता है भैया ना। मार्गरीन का मतलब इस तरीके से बटर टाइप में होता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधुओं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ, फ्लाइंग किस चाहिए? अरे ना लाके थप्पड़ दूंगा 2, हरामी। फ्लाइंग किस दे दो सर। देखो कैसे कैसे मजे लेते हैं यार, बताओ।